अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसमें अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी आप कहे तो 2001 में जैसे जनगणना हुई थी और वापस 2011 में हुई थी, उसके बीच में भारत की जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश रूप से धनात्मक ही होता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या है और वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या में से माइनस कर देंगे, अपन घटा देंगे तो जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी। जैसे सूत्र इसका देखो, वर्तमान जनगणना माइनस पिछली जनगणना, तो जनसंख्या वृद्धि आ जाती है। जैसे भारत की जनसंख्या 2011 में 121.01 करोड़ थी और 2001 के अंदर 102.7 करोड़ थी, तो उसमें से ये बाकी निकाल दिया, तो मतलब भारत को 10 सालों में भारत की जनसंख्या 18.3 करोड़ बढ़ी है। जनसंख्या अगर ये तो वृद्धि निम्न निकाली है अंकों में, अगर प्रतिशत निकालना हो तो उसका क्षेत्र देखो। जनसंख्या प्रतिशत को निकालने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की जनसंख्या में भाग देकर 100 से गुणा कर सकते हैं। यानी वृद्धि हुई 18.3 करोड़, वो ऊपर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अपन 2001 की जनसंख्या यानी 102.7 करोड़ इंटू 100 करेंगे तो लगभग 17-17.5% बढ़ोतरी हुई है, वो आ जाएगा। ये उसका सूत्र है। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ अपन देखें तो कब कब कहाँ किस प्रकार से वृद्धि हुई है उसके बारे में ये जो टॉपिक है। देखो, पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रामाणिक सा है, यानी अपन नहीं जानते कितने वर्ष पुरानी ये पृथ्वी है। और 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनगणना जनसंख्या थी वो अनुमान के आधार पर होती थी कि इतनी इतनी है, वैसे जनगणना होती नहीं थी पहले, तो उससे पहले केवल अनुमान किया जाता है। तो अपन उस अनुमानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन काल को अपन 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी बहुत प्राचीन काल की बात कर रहे हैं अपन, पाषाण युग की बात कर रहे हैं। इस काल का प्रारंभ, उसमें एक व्यवसाय था, भोजन का संग्रहण करना, राखेट करना, ये सब व्यवस्था थी उस समय। और इस समय पृथ्वी पर लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 33 लाख, केवल 33 लाख लोग थे, और जो बाद के जो 15,000 वर्ष हैं उसमें बढ़कर 53 लाख हो गए, 53 लाख के आसपास हो गए। फिर उसके बाद पढ़ते हैं प्राचीन काल, ये भी पुराना काल है, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का काल अपन पढ़ते हैं। तो आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ कर दिया था। तो इस समय थोड़ी जनसंख्या केंद्रित रहने लगी। इस समय जनसंख्या लगभग 20 से 30 करोड़ का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कई नगर मिले हैं प्राचीन काल के जहाँ पे जनसंख्या अच्छी खासी थी, ठीक है ना। उसके बाद अपन आते हैं मध्यकाल। जो मध्यकाल कहलाता है, भारत में लगभग मुसलमान काल इसको कहते हैं, मुसलमान आक्रांता उस समय आए थे भारत में। तो इतिहास की दृष्टि देखो, 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में कुल जनसंख्या 55 करोड़ हुई थी, इसमें कमी बढ़ी है। और इस समय जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद गति से रही। कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ, जैसे यूरोपीय देश, वहाँ थोड़ी ठीक रहती है। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध, अकाल, ये सब होते थे, इस कारण यहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ती थी इस काल में। चौथा है आधुनिक काल। अब वर्तमान युग की बात कर रहे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है, विस्फोट हुआ है। 1650 के बाद का काल देखें, उस समय विश्व की जनसंख्या पहले ही बताया 55 करोड़ थी, जो 100 साल बाद यानी 1750 में लगभग 72 करोड़ हो गई, और उससे 100 साल में डबल हो गई, 72 का सीधा डबल। देखो आप 1850 में देखो 135 करोड़ हो गई, और उसके बाद 100 साल में और डबल से भी ज़्यादा है। 1950 तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई, और 2000 की बात करें तो 610 करोड़, 6 अरब क्रॉस कर गई थी। और वर्तमान में 2013 में लास्ट जनगणना हुई है विश्व की, तो 714 करोड़ हो गई। वर्तमान की जनसंख्या पूछे तो 7 अरब 14 करोड़ है, ठीक है ना। इतनी भयंकर तरीके से जनसंख्या बढ़ी है। अब है ये जनसंख्या वृद्धि होती क्यों है, इसके कुछ कारण होते हैं।
ठीक है ना। कहीं जनसंख्या विश्व में ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं तेज़ गति से बढ़ रही है, कहीं धीमी बढ़ रही है। तो इसके पीछे भी कई अनेक फैक्टर काम करते हैं। देखो, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है सभी महाद्वीपों पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, किंतु जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग है। जैसे एशिया में ज़्यादा बढ़ी, उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा बढ़ी, यूरोप में ज़्यादा बढ़ी, अफ्रीका में जैसे कम है, बढ़ोतरी कम हुई। तो ये इस प्रकार से कई कारक जिम्मेदार है। तो इसमें देखो, जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक जो निम्नलिखित हैं। पहला है मृत्यु दर में गिरावट। आज विज्ञान का युग है, तो लोगों को बहुत मुश्किल से मरने दिया जाता है, यानी आप कुल मिला के इलाज संभव है हर बीमारी का। इस वजह से लोग जल्दी नहीं मरते हैं। तो औसत उम्र है जो जीवित रहने की वो भी बढ़ी है। इस वजह से भी जन्म से ज़्यादा है, जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। तो फिर लोग जो जीवित ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। यानी पहले अकाल जब पड़ते थे, कई घर कई गांव खाली हो जाते थे, कई लोग मर जाते थे, कई प्रकार की समस्याएं थी। आज के समय में ऐसा नहीं है। कितना भी अकाल पड़ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, सरकार कुछ प्रयास करती है और आपको मतलब खाने जो आपके जो खाद्यान्न है या खाना आपको मिल जाता है। इस वजह से लोगों में मृत्यु दर कम है, ठीक है ना। तीसरा है औद्योगिक विकास। इससे संबंध ऐसा है कि अपने रोज़गार मिल जाता है लोगों को। उद्योगों की वजह से रोज़गार मिलता है तो उनके पास पैसे आते हैं, और वो आते हैं तो उनका जीवन स्तर अच्छा होता है। जब जीवन स्तर अच्छा होता है तो मृत्यु दर में गिरावट आती है, लोग जल्दी नहीं मरते। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। वैज्ञानिक और प्राविधिक कारण। अभी प्रगति, अभी टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, काफ़ी उन्नति कर ली है। हर चीज़ के बारे में यहाँ जानकारी मिलने लगी है। उसके अलावा कितने भी रोग हो, कितने भी कोई चीज़ हो, तो विज्ञान आगे बढ़ गया है। इस वजह से मृत्यु दर में कमी आई, और मृत्यु दर कम होने के कारण जनसंख्या बढ़ी है। शांति और सुरक्षा, ये भी था। पहले जब युद्ध होते थे दो राजाओं के बीच या दो देशों के बीच, काफ़ी इलाके जो खाली हो जाते थे एक प्रकार से। अब ऐसा नहीं होता है। अब शांति है, सुरक्षा की भावना है लोगों में। सरकार ऐसी बना रखी है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। तो सुरक्षा के कारणों से भी लोग कब मरते हैं, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। लास्ट है प्रवास। सबसे ज़्यादा कारण है नगरीकरण। देख लो आप, गांव से लोग नगरों में चले गए। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ रोज़गार मिल जाता है, वहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका कारण प्रवास है। तो ये मुख्य कारणों में आता है प्रवास। जैसे यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका गए, तो उत्तरी यूरोप से भी ज़्यादा जनसंख्या अब उत्तरी अमेरिका में है। खास करके अमेरिका, USA, कनाडा, वहाँ पे या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्रवास है, ठीक है ना। फिर है तो जनसंख्या वृद्धि हुई है, कहाँ कहाँ हुई, कौन से महाद्वीप में हुई, तो कुछ विशेषताएं हैं इनकी। तो जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं जो निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट देखो, इसमें 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई, ठीक ठाक वृद्धि हुई थी। और अफ्रीका में तो उल्टा जनसंख्या घटी थी, वहाँ पिछड़े लोग हैं, बीमारियाँ खूब होती हैं। तो 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई। सर्वाधिक जो है एशिया, यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों में हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीका है उसमें कम हुई, बाकी में ज़्यादा हुई। सन 1900 के बाद 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, और सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई है। लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ी है। एशिया में तो भयंकर तरीके से बढ़ रही है। फिर चौथा पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेट है। समस्त संसार की जनसंख्या पिछली 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुना हुई है। इस दौरान उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और सबसे कम हुई है जो अफ्रीका में हुई। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में प्रवास के कारण ज़्यादा रहा, और अफ्रीका में कम होने का कारण है कि वहाँ पे पिछड़े राष्ट्र हैं, और वहाँ मृत्यु दर अधिक है, लोग मरते ज़्यादा है। अब जनसंख्या वृद्धि होती है तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है वो देखो। दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिक से अधिक होती जा रही है। सभी विकसित देश इस विषय में चिंतित हैं, और कई जगह तो भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विशेष समस्याएं हैं जो निम्नलिखित हैं, ध्यान से समझना इनको। पहला है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। जैसे भारत की जनसंख्या देख लो आप, या विश्व की देख लो, लगातार जैसे 2001 या 2000 के आसपास 610 करोड़ थी मात्र,
जो 2013 के अंदर केवल 10-11 साल हुए हैं, 12 साल, उस 12 साल के अंदर विश्व की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। तो बहुत भयंकर वृद्धि हो रही है। भारत में भी देख लो, 2001 में जहाँ 102 करोड़ थी, अब 100 लगभग, अब वर्तमान में 2021 की होगी तो लगभग 135-137 करोड़ के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वृद्धि के कारण मतलब लोगों को पालना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से ये मुख्य समस्या आ रही है। दूसरा है सीमित संसाधन। जो लोगों के पास ज़मीनें हैं या जो भी घर है या जो भी संपत्ति है वो तो सीमित है। दूसरा, सरकारों के पास उद्योग धंधे हैं, सब कुछ जो संसाधन है ये कम है, पानी वगैरह। तो इस वजह से लोग बढ़ रहे हैं तो फिर आने वाले समय में समस्या होगी। तीसरा, वितरण से केंद्रित होना, यानी कह सकते हैं आपकी एक जगह केंद्र जो होता है वहाँ से वितरण होता है, तो इस वजह से भी जनसंख्या जब जो जैसे यूरोप में ज़्यादा है, एशिया में ज़्यादा है, यानी कुछ भाग तो खाली पड़े हैं, कुछ भाग में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं लोग, तो ये जनसंख्या वितरण भी केंद्रित है। ऐसा नहीं कि जहाँ कम जनसंख्या रहती है वहाँ लोग रहने जाते हैं, ठीक है ना। लोग वहीं रहेंगे जहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, तो इस वजह से जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ और अधिक बढ़ रही है, ये समस्या है। चौथा पॉइंट है बिना बसे भूभागों में निराशा। ये क्या है, तो जहाँ लोग नहीं रहते थे पहले, आज वो क्षेत्र आज भी खाली है। जैसे थार का मरुस्थल देख लो भारत में है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख का क्षेत्र देख लो, कई ऐसे मरुस्थल इलाके हैं, सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, अफ्रीका में बहुत सारे जहाँ आज भी लोग नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जैसे रूस को देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, खाली पड़े हैं लगभग। तो उत्तरी कनाडा है, तो यहाँ लोग अगर रहते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं और बाकी शहरों में रहते हैं तो शहरों में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। कई जगह जो ऊपर वाला पॉइंट वही लगभग इसमें भी है कि कई जगह प्रकृति खुद ऐसा व्यवहार करती है, जलवायु कठोर है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कठोर जलवायु कारण वाले लोग निवास नहीं कर सकते। दूसरा है मानवीय प्रतिबंध, मतलब कई देश ऐसे हैं, जैसे रूस में भले ही जनसंख्या कम हो लेकिन वहाँ बाहर के लोगों को आकर रहने नहीं दिया जाता, प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो ये मानवीय प्रतिबंध और प्राकृतिक समस्या होती है। अन्य समस्याएं में भी भीड़ भाड़ है, जैसे कच्ची बस्तियों का बढ़ना है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है ना। हर उद्योगों पे, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ना है, हर जगह लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। कुल मिला के जनसंख्या वृद्धि की बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर है अब समस्याएं हैं तो समाधान भी निकलना ज़रूरी है। तो इस जनसंख्या इस तरीके से वृद्धि हो रही है तो कुछ इसका इलाज है कि अपने पास, यानी कुछ तो इसका समाधान करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन समाधान कर सकते हैं या करने लायक हैं। तो पहला है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, यानी जो अपने खूब सारे संसाधन हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो और सही तरीके से उपयोग हो ताकि सब लोगों को मिले वो और सब उसका फ़ायदा उठा सके। दूसरा, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति कर यंत्रीकरण करके कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करना है। जो कोयला और बिजली जहाँ उत्पादन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा कोयले से, ठीक है ना, तो उसका उपयोग कम करना है क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद अचानक ये सारे सेक्टर बंद हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इसका भी इलाज ढूंढना है। जनसंख्या ज़्यादा है तो अपन को उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, जब ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, इस वजह से भी अपने को देखना है कि इसका उपयोग कम से कम हो। तीसरा है शिक्षा का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोगों में जागरूकता फैले और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोग आगे आए, ठीक है ना, उनको ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता ना पड़े, लोग खुद समझे ये चीज़, तो ये शिक्षा के कारण ही संभव होगा। ये कृषि का नवीनीकरण, जो खेती बाड़ी का काम जो लोग करने वाले लोग हैं उनमें ये यंत्र जो पुराने वगैरह होते हैं तो इनको भी कुछ नए तरीके से खेती बाड़ी वैज्ञानिक तरीका सिखाएं ताकि आने वाले समय में जनसंख्या की जो आपूर्ति है, जनसंख्या में जो चीज़ें चाहिए ज़्यादा जनसंख्या के लिए वो अनाज उत्पन्न कर सकें। फिर है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्र में प्रवास, कुछ गवर्नमेंट कॉलोनियाँ वगैरह ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ लोग कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं, ताकि वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था करें, सुविधाएं दें उनको ताकि लोग वहाँ रहने के लिए इच्छुक हो।
आगे है देरी से विवाह, विवाह की उम्र है जो अभी 18 साल लड़कियों में और 21 साल लड़कों में, वो और बढ़ानी चाहिए ताकि जनसंख्या बच्चे कम पैदा हो और जनसंख्या नियंत्रण में रहे। परिवार नियोजन और संतति निग्रह, इसमें ये होता है कि परिवार नियोजन के जो भी कार्यक्रम है, जो बच्चे 2 या 6 ऐसा कुछ कहा जाता है, चीन में जैसे बच्चा 1 ही होना चाहिए, ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाए हैं वहाँ, तो वह जनसंख्या नियंत्रित हुई भी है। तो ऐसे कई जगह ये चीज़ें जो लोग नहीं मानते उनको कुछ मतलब कानून बना के उनको मनाएं और बाकी जो जागरूकता पैदा करके ये जो परिवार नियोजन के साधन ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें। फिर है एक लास्ट है अपना पॉइंट, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। पहले विद्वानों ने सिद्धांत दिया है कि जनसंख्या को पढ़ने के लिए यानी जो अवस्थाएं दी है, इन अवस्थाओं के अनुसार इस सिद्धांत में दिया है कौन कौन से देश किस में शामिल है। तो इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए करते हैं, जैसे आने वाले समय में क्या होगा उस देश का, इस सिद्धांत से पता लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए और ये संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं में से गुजरता है। पहली अवस्था जो होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, जिसमें जन्म दर बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, आज भी कई देश ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, वहाँ जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है, लोग जन्मते भी ज़्यादा है और मरते भी ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या बढ़ती नहीं है, ठीक है ना, उल्टा कई बार घट जाती है और कई बार बराबरी रहती है। जैसे अफ्रीकी देश, वहाँ जन बहुत ज़्यादा लोग, अंगोला है, ठीक है ना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केन्या, कई लोग देश ऐसे हैं वहाँ पे आज भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी नहीं है। कारण ये है कि वहाँ जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, वो देश पिछड़े हैं। दूसरा, उच्च जन्म दर मृत्यु दर भी उच्च है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो अफ्रीका के विकासशील देश हैं जिसमें मिस्र आ जाता है, दक्षिणी अफ्रीका देश आ जाता है, कई देश ऐसे हैं इसमें भी जो ठीक ठाक हो गए हैं, अब कंडीशन ठीक है, नाइजीरिया है, तो ये देश थोड़ा ठीक हुए हैं, इतने पिछड़े नहीं हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तीसरा, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, जैसे भारत है, यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा पिछड़ा भी नहीं है देश ये और ज़्यादा आगे भी नहीं है, तो जन्म दर तो ज़्यादा ही है और मृत्यु दर कम पड़ गई, इस वजह से यहाँ देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे चीन है, ऐसे देश हैं यहाँ पे। चौथा, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जैसे चीन का मैंने नाम इसमें लिया था लेकिन चीन चौथे में आएगा क्योंकि ये देश कंट्रोल कर लिया जनसंख्या इसने, तो पूर्वी यूरोपीय देश, ठीक है ना, और अमेरिका वगैरह ये चौथे पॉइंट में आ जाएंगे, जिसमें जन्म दर भी कंट्रोल हो गई और मृत्यु दर भी कंट्रोल हो गई है। तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन बहुत कम बढ़ रही है, ठीक है ना। यूरोपीय देशों में, पूर्वी यूरोपीय देशों में काफ़ी देश इसमें शामिल है जो विकसित हैं दोनों। पाँचवा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जिसमें जन्म दर बिल्कुल कम पड़ गई है, जनसंख्या बढ़ी नहीं रही है, उल्टा ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, यानी कुल मिला के कहा जाए कई देश ऐसे जनसंख्या घट रही है। जापान इसमें प्रमुख है, रूस है, पश्चिमी यूरोपीय देश जिसमें इंग्लैंड आता है, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं जिसको, ठीक है ना, जर्मनी आता है, पुर्तगाल वगैरह ये देश आते हैं, स्पेन आता है, फ्रांस आता है, ये सब देश ऐसे हैं जनसंख्या अब नहीं बढ़ रही है। ये जनसंख्या जो संक्रमण का सिद्धांत है, इसमें देशों के नाम भी दे रखे हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ भी दे रखा है, ठीक है ना। लास्ट देखो, स्टार्ट में तो का जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, बीच में आते आते जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम पड़ती पंचम अवस्था में वापस ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वापस संकड़ी पट्टी आ जाती है, यानी इसमें गैप कम पड़ जाता है। जो देश पहली अवस्था में है वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, दूसरी अवस्था में बढ़ने लग जाती है, तीसरी अवस्था में भयंकर तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, चौथी अवस्था में फिर वापस जनसंख्या कंट्रोल में हो जाती है और पाँचवीं अवस्था में वापस समानांतर हो जाता है, जनसंख्या नहीं बढ़ती, उल्टा कभी कभार घट जाती है, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, इस चित्र को भी बनाना है कॉपी में और ध्यान से इसको देखना है और वापस पिछले पॉइंट को देखते हुए अपने को चलना है, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट है, इन्हीं के आधार पर ये 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। फिर है इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें सभी प्रश्न ऐसे ही हैं जो पीछे आपके आगे हैं, इसी वीडियो के अंदर है। तो पहला, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा और सूत्र लिखना है। जनसंख्या वृद्धि मैंने बताया कि भाई निश्चित समय में
निश्चित स्थान के बीच जो जनसंख्या बढ़ोतरी होती है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और सूत्र है इसका वर्तमान जनगणना माइनस पूर्व जनगणना तो आ जाएगा। दूसरा, विश्व जनसंख्या वृद्धि के कालखंड, प्रागैतिहासिक काल, फिर मध्यकाल, फिर ऐसे वर्तमान काल, आधुनिक काल, ये सब काल इसमें समझाने हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। तो अभी मैंने कारण में आपको बताया था कौन कौन से कारण हैं, वीडियो में आप भी रखा है, इसको देख के लिखना है। जनसंख्या वृद्धि की कौन कौन सी समस्याएं हैं वो भी हम वीडियो में हमने देखी है, कौन कौन सी मुख्य मुख्य समस्या आती है वो लिखना है, वर्णन करना है इसका, और इसके समाधान जो 5 प्रश्न है, कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन से इसके समाधान है वो भी लिखने। लास्ट जो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, हर बार परीक्षा में आता है ये, ठीक है ना। इसको विस्तार से समझाना है, इसकी 5 अवस्था है और इसका चित्र, और इसमें कौन कौन से देश है उदाहरण सहित, ठीक है ना, कहाँ जनसंख्या बढ़ती है, कहाँ कंट्रोल में रहती है, कहाँ घटती है, ठीक है ना, ये सब लिखना है। धन्यवाद। इसको अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें।